हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मोहम्मद शाकिर मज़हर और आज हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे, हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन जाने थे। और कल हम लोग का लास्ट क्लास में हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देख लिए थे ना। और हम लोग को आज के क्लास में चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी। कल के क्लास में हम बात किए थे कि स्थिर वैद्युतिकी 12 क्लास का जो है वो फर्स्ट यूनिट है। और इस यूनिट में हम लोग को वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है और विद्युत विभव पढ़ना है और संधारित्र पढ़ना है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉपर रूप से देखा जाए तो आज से ही क्लास स्टार्ट हो रही है, आज से सारा टॉपिक डील किया जाएगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट फोकस कीजिएगा इधर और ध्यान दीजिएगा। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब इस बात को समझना ज़रूरी है। हम लोग को ऑलरेडी जूनियर क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं और क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं इस चीज़ को कि विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह मीन्स क्या, आवेश का व्यवस्थित प्रवाह, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चालक का व्यवस्थित प्रवाह होता है, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा हम लोग ये भी देखे हैं कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कहीं तो उसके आसपास, चालक के आसपास क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसीलिए ये क्लियर यहाँ पर हम कर रहे हैं कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अगर आवेश स्थिर है तो उसके आसपास विद्युत क्षेत्र बनेगा, आवेश गतिमान है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, क्लास में आगे बढ़ेंगे, बाद में विद्युत धारा वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो उसके बाद चुंबकत्व वाला भी कंसेप्ट पढ़ेंगे और वहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है ना। अब बात करें आवेश का तो एक बात और ध्यान रखें कि ये पदार्थ का क्या है, अंतरिम गुण कह सकते हैं इसको, है ना। अंतरिम गुण कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आवेश किस बात पर निर्भर करेगा, किस बात पर निर्भर नहीं करेगा, ये भी समझना ज़रूरी है। अंतरिम गुण का मतलब हो जाएगा कि ये जो है वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। और देखा जाए तो अगर हम आवेश को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा रहे हैं तो उसके परिमाण में, उसके मान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसको हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे, ठीक है ना। अब आवेश को सूचित किससे किया जाता है, क्यू से। कैपिटल क्यू से भी करते हैं और स्मॉल क्यू से भी करते हैं। कैपिटल क्यू से भी करते हैं और स्मॉल क्यू से भी करते हैं, ठीक है ना। ये सूचित करते हैं, ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। कूलाम को हम लोग किससे लिखते हैं, सी से, ठीक है ना। कूलाम को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। और इसकी विमाएँ क्या होता है, एटी है। अब देख लेते हैं कि एटी कैसे हैं। जूनियर क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। ये आपको 10 क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर से देखें तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। अगर विमाओं का बात करते हैं तो आपको क्लास 11 में किसी भी मात्रक का विमाएँ निकालने के लिए सिखाया गया था। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तो थोड़ा देर के लिए यहाँ पर फोकस कर लीजिए विमाओं के लिए। पहले तो हम विमा दिखा देते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। जैसे हम लोग को बताया गया है द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो केजी होता है और इसके लिए जो विमा चुनते हैं वो क्या होता है, एम होता है, ठीक है ना। लंबाई के लिए तो लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है और इसका जो विमा होता है वो क्या होता है, एल होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसका समय का तो समय का जो एसआई मात्रक होता है वो सेकेंड होता है और इसके लिए जो विमाएँ होता है वो क्या होता है, टी होता है। तो इधर हम विमा लिख दिए हैं, ठीक है ना, इधर हम विमा लिख दिए हैं और इधर मात्रक है, ये द्रव्यमान का मात्रक है, ये लंबाई का मात्रक है और ये किसका मात्रक है, समय का मात्रक है। तो ये विमा लिखने का तरीका है, ठीक है ना। अगर हम विद्युत धारा करें तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और इसकी विमाएँ भी क्या होते हैं, ए ही होता है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, हमको आवेश का मात्रक, ये आवेश का विमा निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला देख लिया कि चूंकि आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, आवेश बटा क्या हो गया, समय।
तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, इस T को इधर लेकर के आएंगे, इसके साथ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, है ना। अब इसका जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर है, और इसका जो मात्रक है वो क्या है, सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को ही क्या कह रहे हैं, कुलाम कह रहे हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम हो जाएगा। अगर हम बात विमा का करें तो विमाएँ इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर का जो विमा होता है वो ए ही होता है, यहाँ देख सकते हैं, और सेकेंड का जो विमाएँ होता है वो क्या होता है, टी होता है। तो ये AT क्या हो गया, किसकी विमाएँ हो गया, ये आवेश की विमाएँ हो गए, ठीक है ना। तो विमाएँ आपको निकालने आना चाहिए और आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक। ये आपको क्लास 11 में पढ़ना था, अगर आप ये पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो विमाएँ वाला क्लास ज़रूर कीजिए, उसको देखिए, ज़रूरी है, ये थोड़ा सा हिंट हम दे दिए हैं, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है ना। और ये जूनियर क्लास का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, जूनियर क्लास को याद करेंगे तो वहाँ भी आपको देखने के लिए मिला है। 12th क्लास में भी जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ये सब देखने के लिए मिलेगा, इसके प्रभाव, इसके इफेक्ट और इसका जो गुण है, और इसके वजह से जो हम डेली लाइफ में चीज़ें देख रहे हैं उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो सब हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। और इसको सूचित किससे कर देते हैं, क्यू से करते हैं। इसका मात्रा कुलाम होता है और इसकी विमाएँ क्या है, AT है, ठीक। उसके बाद आते हैं आवेश के प्रकार पर। आवेश कितने प्रकार का होता है ये इंपॉर्टेंट है। आवेश जो है ना वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। अगर धनावेश को दिखा रहे आप प्लस क्यू से दिखा लीजिए, ऋणावेश को दिखा रहे आप माइनस क्यू से दिखा लीजिए। अब यहीं पर थोड़ा सा एक दो बात और जानना है, ठीक, कि अगर प्लस आवेश और माइनस आवेश आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ प्लस आवेश हो गया और ये माइनस आवेश, तो ये विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। मतलब ये इसको इस तरफ आकर्षित करेगा और ये इसको क्या करेगा, इस तरफ आकर्षित करेगा। जिस बल से आकर्षित करता है उस बल को कुलाम बल कहते हैं, जो कि हम लोग आगे के जैसे जैसे अभी हम बढ़ेंगे आगे तो आगे हम कुलाम बल देखेंगे, वहाँ हम इस चीज़ को सीखेंगे, ठीक है ना, कि कुलाम बल क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और अगर समान आवेश अगर हम ले लें कि दोनों प्लस वाला ले लें या फिर हम दोनों क्या ले लें, माइनस वाला ले लें, ठीक है ना। समान आवेश मतलब एक बात और ध्यान रखिएगा, समान आवेश का मतलब है यहाँ पर बात प्रकृति का क्या जा रहा है, परिमाण का नहीं। परिमाण कुछ भी हो लेकिन अगर प्रकृति एक जैसा है, मतलब या तो दोनों प्लस है या तो दोनों क्या है, माइनस है। अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ये वाला उसको उधर धक्का देगा और ये इसको इधर धक्का देगा, ठीक है ना। अगर हम इसको 1 मान ले और इसको हम 2 मान ले तो इस केस में हम क्या कहेंगे, 2 पर बल लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा लग रहा है ना। यानी 2 को आकर्षित कर रहा है कौन, 1, और 1 को आकर्षित करेगा कौन, 2, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसको 1 और इसको 2 मान ले, ठीक है ना, इसको 2 मान ले तो हम यह कहेंगे कि 2 को प्रतिकर्षित कर रहा है कौन, 1 कर रहा है, और यहाँ कहे 1 को प्रतिकर्षित कर रहा है 2, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, यही बात यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण होगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और दो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। प्रकृति का ध्यान रखना है, दो ही प्रकार का आवेश है, एक धन आवेश और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। उम्मीद है यहाँ तक में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं आवेश के गुणधर्म पर कि आवेश का क्या गुणधर्म है। सबसे पहले किसी भी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं, किसी भी वस्तु पर जो भी आवेश है, चाहे जितना भी आवेश है, 1 कुलाम, 2 कुलाम, 10 कुलाम, 20 कुलाम, 100 कुलाम, नो मैटर कितना है, ठीक है ना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस पर आवेश कितना है। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि उसके वेग पर, यानी वस्तु के वेग पर आवेश निर्भर नहीं करता है, ठीक। अगर हम बोल दें कि कोई वस्तु है, ठीक है ना,
कोई वस्तु है जिस पर जो है ना वो 2 कूलम आवेश है और इसका वेग जो है ना वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अब इसका वेग हम बाद में जो है ना वो 2 ही कूलम है, लेकिन बाद में वेग हम इसका बढ़ा दिए और वेग कर दिए हम 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आवेश कितना है। ये आवेश से प्रभावित, ये आवेश जो है वो वेग से प्रभावित नहीं होता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। चाहे वस्तु स्थिर हो या गतिशील हो, चाहे वस्तु क्या हो, स्थिर हो या फिर क्या हो, गतिशील हो, ठीक है ना। चाहे वस्तु स्थिर हो या गतिशील हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवेश हमेशा क्या रहने वाला है, जितना है उतना ही रहेगा, उसके वेग से अंतर नहीं आने वाला। दूसरी बात है, अब इसी कंसेप्ट को आगे अगर देखें तो क्या कहा गया, आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, मतलब आवेश का संरक्षण, ये दूसरा गुण है, ठीक है ना। आवेश ना तो निर्मित होता है और ना ही क्या होता है, नष्ट होता है। कहने का क्या मतलब है कि आवेश अगर जितना है तो उसमें कुछ और नहीं है बढ़ने वाला है, और आवेश जितना भी है उसमें कुछ और घटने वाला नहीं है। मतलब कुल आवेश हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन ना तो निर्मित हो सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है। अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसका मतलब समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। कि मान लिया जाए कि हम जो है ना वो एक सिस्टम ले लिए, ठीक है ना, और एक सिस्टम में हम चार्ज रख लिए कि 2 कूलम रख लिए, -3 कूलम रख लिए, है ना, 4 कूलम रख लिए, या आवेश हम 3 अलग अलग आवेश रख लिए कि ठीक है Q1 ले लिए, Q2 ले लिए, Q4 ले लिए। तो यहाँ पर जो कुल आवेश है वो कितना है, कुल आवेश कितना है, यहाँ पर कुल आवेश कितना ले लिए हम, 2 कूलम प्लस क्या 4 कूलम और माइनस क्या 3 कूलम। तो ओवरऑल कितना हो गया, ये 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 कूलम। तो इस सिस्टम का जो आवेश है वो 3 कूलम है। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस सिस्टम को हम चेंज कर दें या कुछ भी करें, ठीक है ना, इसको त्रिभुजाकार बना दें या कुछ भी करें, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितना आवेश यहाँ था उतना ही आवेश कहाँ रहने वाला है, यहाँ रहने वाला है। या इसको उठा कर करके इसी सिस्टम को हम कहीं और लेकर के चले जाएं, ठीक है ना, कहीं और इस सिस्टम को उठा कर करके हम लेकर के चले आए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 2 कूलम, ये 4 कूलम और ये क्या -3 कूलम है, और कुल आवेश अभी भी इसमें कितना रहेगा, 3 कूलम ही रहेगा। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, ठीक। ये मतलब है कि किसी भी विलगित निकाय, विलगित का मतलब होता है वो निकाय, वो सिस्टम, निकाय यानी सिस्टम, वो निकाय जिस पर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, मतलब इस पर कोई बाह्य बल नहीं काम कर रहा, ठीक है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं, ठीक, लेकिन किसी तरह का कोई बल नहीं, यानी कुछ भी नहीं। और वैसे भी पहले ही पढ़ चुके हैं, वेग पर निर्भर नहीं करता है ये, ठीक है ना, ठीक। उम्मीद है इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर हम देख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम मान लेते हैं एक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है ना, एक सिस्टम है ये A, ठीक, और इसमें हम एक चार्ज रख लेते हैं Q1 बराबर 2 कूलम, ठीक है ना, या तो चलिए 12 कूलम रख लिए, Q2 बराबर रख लिए -9 कूलम रख लिए, Q3 बराबर रख लिए 4 कूलम रख लेते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा इधर लेकर के चलते हैं, है ना, सिस्टम वही है, ये सिस्टम वही है, ठीक है ना, वही सिस्टम है। अब यहाँ पर इसको जो है ना, इसको यहाँ पर वाइब्रेट करा दिए, ठीक, इस सिस्टम को, या इसमें किसी भी तरह का हलचल कर दिए, ठीक है ना, लेकिन अंदर इसमें किसी भी तरह का बाहर से कोई बल नहीं लगाया, ठीक है, इसको वाइब्रेट वगैरह कराए हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये विलगित सिस्टम है, ठीक है ना, विलगित निकाय है। तो अब यहाँ पर अगर हम रख ले कि 2 कूलम है, 3 कूलम है, ठीक, और एक Q आवेश है, आपसे पूछ लिया बताइए Q का मान कितना है, ठीक है ना। बस ये बात ध्यान रखिए कि ये सिस्टम सेम सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आवेश है वही आवेश कहाँ रहने वाला है, यहाँ भी रहने वाला है, क्योंकि पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाए, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। आवेश ना तो निर्मित होगा और ना ही नष्ट होगा। आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है।
इट मीन्स जितना आवेश यहाँ है उतना ही आवेश कहाँ रहने वाला है, वहाँ भी रहने वाला है, उसमें ज़रा सा भी डाउट नहीं होगा। तो अगर यहाँ हम आवेश देखें तो यहाँ टोटल आवेश कितना है, 12 कूलम है, 12 कूलम है, 4 कूलम है और माइनस कितना है, 9 कूलम है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये 16 हो गया, 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 कूलम हो जाएगा। अब अगर हमको यहाँ पर Q का वैल्यू निकालना है तो या तो एक मिनट, ठीक है ना, इसको स्मॉल q कर लेते हैं, ठीक। और इस स्मॉल q का वैल्यू हमको पता करना है। तो हम तो जान रहे हैं कि सिस्टम का कुल चार्ज कितना है, 7 कूलम है। तो एक बात क्लियर है कि q बराबर कितना होने वाला है, q बराबर होने वाला है 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस कितना, ये q, ठीक है ना। और ये q का वैल्यू कितना है, 7 कूलम है। तो इसको उठाकर यहाँ रख देंगे हम लोग, है ना, कि ठीक है, यहाँ 7 कूलम हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, ये 5 कूलम हो गया, और यहाँ क्या है, प्लस q। अब अगर हमको q का वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, 7 कूलम माइनस कितना, 5 कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कूलम। तो यहाँ आवेश के संरक्षण से इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, आवेश का क्वांटीकरण देख लेते हैं। अब आवेश के क्वांटीकरण को देखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हमको आवेश के बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करना होगा। हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जितना भी पदार्थ है वो परमाणु का बना हुआ है। परमाणु का अगर मौलिक इकाई देखने चले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का आवेश सबको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। इसी आवेश को ई से सूचित करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसी को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, ठीक है ना, इसी को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। और ये ई से सूचित किया जाता है, और ई बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या, माइनस 19 कूलम। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ये है। अब हम लोग को क्या देखना है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। इसका क्या मतलब है कि कुल आवेश जो भी है, लिखते तो ई से ही है, लिखते ई से, मान लेते हैं कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, n है, उस वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, n है। तो उस पर जो कुल आवेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो n होगा वो पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि बात पूर्ण गुणज का है। तो n क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। n बराबर क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप n का मान लिख रहे हैं 1/2 तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। अगर आप n का मान लिख रहे हैं 3/4 तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट मीन्स, मेरा कहने का क्या मतलब है कि q बराबर जो होगा वो प्लस माइनस 1e हो सकता है, ये प्लस माइनस 2e हो सकता है, ये प्लस माइनस 3e हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। ये इस तरह से चलेगा, ठीक। ये प्लस माइनस कहाँ तक जाएगा, ne तक जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि q बराबर जो होगा वो हाफ ऑफ e होगा, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ नहीं होने वाला, हम ये नहीं कह सकते q बराबर, ये पॉसिबल नहीं है, 3/4 e हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्लियर है, क्वांटीकरण का सीधा मीनिंग है कि आवेश जो किसी भी वस्तु पर होगा वो इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश है उसके पूर्ण गुणज के बराबर होगा। क्या कोई दिक्कत है? उम्मीद है किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यह है आवेश का क्या, क्वांटीकरण, ठीक है स्टूडेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।
अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से अपना मेन स्टार्ट होता है और यहीं से बाकी बात भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो हम लोग चल रहे किसकी तरफ, कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम पढ़ना जरूरी है, समझना भी जरूरी है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये एक स्टेटमेंट है जो दिए थे, कौन, कूलाम दिए थे, ठीक है ना। दो आवेश के बीच किस तरह का रिलेशन है, अभी फर्स्ट पेज पर हम लोग देखे थे कि फर्स्ट सेकंड पेज पर देखे थे धन आवेश और ऋण आवेश, वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को भी पढ़े थे कि जो विपरीत प्रकृति वाला आवेश होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है और समान प्रकृति वाला आवेश जो होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जो विपरीत वाला होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है या जिस फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, उस फोर्स को, उस बल को ही क्या कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं। और कूलाम बल को हम लोग को जानना है तो हम लोग को किसको देखना पड़ेगा, कूलाम के नियम को। कूलाम का नियम क्या कहता है कि अगर हम दो आवेश लिए हैं, हम दो स्थिर आवेश लिए, क्योंकि कूलाम का नियम स्थिर और बिंदु आवेश के लिए लिया गया, ठीक है ना। अगर हम दो स्थिर आवेश लिए हैं तो उसके बीच कौन सा बल कार्य कर रहा है, आकर्षण का भी कर सकता है और प्रतिकर्षण का भी कर सकता है। अब ये आकर्षण का बल या प्रतिकर्षण का बल किस बात पर निर्भर करेगा, तो ये निर्भर करेगा जो भी आवेश हम लिए हैं उसके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब उसका परिमाण जितना ज्यादा होगा बल उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। परिमाण अगर दुगना कर देंगे तो बल भी दुगना हो जाएगा, परिमाण अगर हम आधा कर देते हैं किसी भी आवेश का तो बल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। दूसरा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब दो आवेश है तो दोनों आवेश कुछ न कुछ दूरी पर तो रखा हुआ होगा, अब जो भी दूरी है उसका वर्ग करेंगे और उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग समझेंगे अभी, ठीक। और यह जो बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है, अनुदिश कार्य करता है। अब सबसे पहले हम दोनों आवेश को देख ले, तभी तो फिर ये बात समझ में आएगा कि मिलाने वाली रेखा क्या है और अनुदिश का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं इस पेज में इसको, ठीक। हम मान लेते हैं कि एक आवेश है Q1 और एक दूसरा आवेश है Q2, ठीक है। एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश क्या है, Q2, और इस दोनों के बीच जो दूरी है वो है R। अगर हम कूलाम के अकॉर्डिंग चले तो इस दोनों के बीच क्या लग रहा है, बल लग रहा है, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है, तो इस दोनों के बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण वाला लगेगा। और अगर हम दोनों को एक जैसा रखते हैं तो कैसा लगता, प्रतिकर्षण वाला लगता। खैर थोड़ा देर के लिए हम देख लेते हैं, नहीं तो ठीक है दोनों को हम धनावेश ही रख लेते हैं, ठीक है ना, उसी को देख लेंगे। ये Q1 है और ये Q2 है, और थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों एक ही प्रकृति का है, एक ही प्रकृति का है, समान प्रकृति का है, तो इसके बीच क्या लगने वाला है, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। इसके बीच क्या लगने वाला है, प्रतिकर्षण बल। ये दोनों के बीच का दूरी है, यहाँ पर प्रतिकर्षण लगेगा तो 2 पर लगा है, किसके द्वारा लगा है, 1 के द्वारा, और यहाँ पर है 1 पर लगा है, किसके द्वारा लगा है, 2 पर लगा है, 2 के द्वारा लगा है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये बल है कितना। कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग चले तो कूलाम क्या कह रहा है, कूलाम क्या कह रहा है, कूलाम कह रहा है कि ये जो बल होता है ये बल दोनों आवेश के परिमाण के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हम दोनों आवेश ले लिए, दोनों का परिमाण लेना है, ठीक, ये बात ध्यान रहे कि दोनों का क्या लेना है, परिमाण। अब थोड़ा सा परिमाण वाला कंसेप्ट भी आप क्लियर कर ले, ठीक। अगर हम लिख रहे हैं कि आवेश जो है वो Q बराबर -2 कूलाम है, आवेश जो है वो Q बराबर -2 कूलाम है, ठीक। तो अगर इसके परिमाण का बात करेंगे तो एकदम ध्यान से समझिएगा, परिमाण जो है वो 2 कूलाम ही है, ठीक है ना। माइनस साइन जो है ना वो उसका प्रकृति बता रहा है, प्लस साइन उसका क्या बताता है, प्रकृति बताता है। परिमाण जो है वो संख्या है, और परिमाण को दिखाने के लिए क्या देखते हैं, मॉड का साइन लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही ये मॉड लगाएंगे ना, ये माइनस वाला का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रहे, इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
आप मॉड का साइन लगा रहे हैं, मॉड का साइन लगाने का सीधा सीधा मीनिंग है कि आपको उसके प्रकृति से, डायरेक्शन से, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधी क्या है, परिमाण से लेना देना। और इसका परिमाण कितना है, 2 कूलाम है, ना माइनस ना ही प्लस का बात होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रहे। तो वैसे ही यहाँ पर भी कूलाम क्या कह रहा है कि जो भी आवेश हम लिए हैं उस आवेश के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। ये समानुपाती का चिन्ह हो गया, ये Q1 और ये क्या Q2, इस दोनों का हम गुणनफल लिए, ये पहला है, ठीक। दूसरा कूलाम ये कह रहा है कि ये जो बल है वो इस दोनों के बीच जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, ये दूसरा आया। अब इस दोनों समीकरण से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि ये बल जो हो जाएगा वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटा क्या, R का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, जब ये चिन्ह हटाएंगे तो इसके जगह पर एक नियतांक आ जाएगा, ये क्या होगा, K Q1 Q2 बटा क्या, R का स्क्वायर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक मिनट के Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी को इस तरह से भी लिखते हैं, K का जो मान लिखते हैं वो 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, Q1 Q2 बटा क्या, R का स्क्वायर। अगर एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये आवेश जो है वो दोनों आवेश किसी माध्यम में नहीं रखा हुआ है, वो दोनों आवेश कहाँ रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है, ठीक है ना, बीच में कोई माध्यम नहीं है। एक बात यहाँ से और क्लियर हो जाता है कि के के बारे में हम लोग डिटेल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम लोग को पढ़ने के लिए आएगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि ये कैसे चेंज होगा और किस बात पर निर्भर करेगा। जब वैद्युतशीलता पढ़ेंगे तो इसका डिटेल हम लोग जानेंगे, इसका वैद्युतशीलता हम लोग जब देखेंगे तो इसके मान को भी देखेंगे, ये कैसे परिवर्तित हो रहा है और एप्सिलॉन नॉट से इसका क्या रिलेशन है, ये सब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल और क्लियर इसका बात आएगा, ठीक है ना। अभी ये जान लीजिए कि एप्सिलॉन नॉट आता है, ये वैद्युतशीलता है, और ये नॉट का जब बात कर रहे हैं इट मीन्स ये क्लियर है कि ये दोनों आवेश अभी हम कहाँ रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं, बीच में कोई माध्यम नहीं है। माध्यम जब आएगा तो बात बदल जाएगा, वैल्यू चेंज होगा। कैसे चेंज होगा आगे के क्लास में हम लोग इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात एक और आया था कि जो बल है, ये जो बल है वो किधर किसके अनुदिश कार्य कर रहा है, दोनों आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है इस रेखा के अनुदिश, मतलब इसके एलोंग कार्य कर रहा है। एलोंग का मतलब क्या है, ये रेखा ऐसे है तो बल जो लगेगा अगर प्रतिकर्षण का है तो इसी रेखा के सामने ऐसे, जो इसका दिशा है वैसे, ऐसा नहीं है कि रेखा ऐसे मिलाए हैं यानी दो आवेश को हम ऐसे लिए हैं, ठीक है ना, दो आवेश को ऐसे लिए हैं और बल इस दिशा में लगने वाला है, ऐसी बात नहीं है। अनुदिश का सीधा मतलब है इसके अनुदिश लग रहा है, मतलब इसके इसी के दिशा में लग रहा है, बल इस दिशा में नहीं लगने वाला है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अनुदिश का मतलब है इसके सीधा, ठीक है ना। और अगर विपरीत प्रकृति का आवेश है यानी एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है, तो भी इस चीज को देख लीजिए, इसको मिलाने वाली ये रेखा है तो इधर बल लगेगा इस दिशा में ऐसे और इधर बल लगेगा इस दिशा में ऐसे, ऐसा नहीं कि बल इधर लगेगा, ऐसा नहीं कि बल इधर लगेगा, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अनुदिश का मतलब है, रेखा का अनुदिश का मतलब है कि दो आवेश है, इस दोनों आवेश मान लेते हैं कि ये दो आवेश है, ठीक है ना। अब इस दोनों आवेश को जो रेखा मिला रहा है आपस में उस रेखा के सामने लगने वाला है, ठीक है ना, उसके दिशा में लगने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, देखेंगे के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे और बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।